चले बेटा देखें, प्लेन 3D में हम लोगों ने मतलब जितने भी लेक्चर्स अभी तक देखे हैं उसमें अपन ने बेटा डायरेक्शन रेशोज़, डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने आपको एंगल्स निकालना भी बताया था, दो लाइंस के बीच में हम लोग कैसे एंगल निकालते हैं, है ना। और फिर अपन ने प्लेन पे आए थे और प्लेन के लिए हमने इक्वेशंस देखी थी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, और दूसरी चीज़ देखा था इक्वेशन ऑफ प्लेन में हमने कुछ फॉर्मेट्स देखे थे। एक होता था जनरल फॉर्म, मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाएगा, है ना। याद रखना बेटा, हम लोग ऐसा बोलते थे कि जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी 2D में, एक्चुअल में वही 3D में हमारा कौन बन जाता है यहाँ पे, प्लेन। सिर्फ कैसा चेंज आता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लिखते थे ax + by + c = 0, और क्योंकि हम 3D में हैं तो अब हम इसको लिखते हैं बेटा ax + by + cz + d = 0। तो कभी भी प्लेन का जनरल इक्वेशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा ही है, बस इसमें कौन सा टर्म ऐड हो गया, z वाला। तो ax + by + cz + d = 0। अच्छा सुनो, जैसे 11th में हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन का यदि डायरेक्शन बताना हो कहीं ना कहीं लाइन के बारे में तो स्लोप बताता था, स्लोप का यूज़ करते थे हम लोग कि कितने एंगल पे आ रहा है। यहाँ पर यदि मुझे डायरेक्शन बताना है प्लेन का तो बेटा देखिएगा, हम लोग बोलते थे ये प्लेन है हमारे पास, ठीक, और यदि ये प्लेन है तो हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कौन बताता है, तो प्लेन का डायरेक्शन हमेशा कौन बताता है, उसका नॉर्मल, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट पे जो लाइन आती है वो सब क्या है, नॉर्मल, है ना। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ से देखो, यदि ये प्लेन है तो बेटा इसके परपेंडिकुलर लाइन ये वाली है तो ये नॉर्मल बनी, ये वाली जो है ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी नॉर्मल है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर जितनी भी लाइंस हैं वो सब नॉर्मल है। और देखो ये सारे नॉर्मल आपस में पैरेलल हैं, बोल सकते हैं ना बेटा यहाँ से कि ये जैसे ये प्लेन है तो इस प्लेन का एक नॉर्मल यहाँ पर ये है, यहाँ पर इसका नॉर्मल ये है, तो नॉर्मल आपस में तो पैरेलल है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर सारे हैं बट आपस में तो पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस के लिए डायरेक्शन सेम होती है, मतलब जो डायरेक्शन ये देगा वही डायरेक्शन ये भी देगा, तो किसी भी एक नॉर्मल से निकाल लेने का। तो हमने क्या बोला, यदि हम प्लेन के बारे में बात करने जा रहे हैं तो बेटा इसके जो नॉर्मल हैं इनके डायरेक्शन रेशोज जो होते थे ऑफ नॉर्मल, ये कौन रिप्रेजेंट करता था, ए बी एंड सी। याद रखना कभी भी प्लेन की इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है a, y का कोफिशिएंट b, z का कोफिशिएंट c, ये तीनों जो हैं a b c, ये क्या बता रहे होते हैं, डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल। मतलब किसी भी प्लेन के बारे में बोला ना तो प्लेन के डायरेक्शन रेशोज हमेशा कौन बताएगा बेटा, a b c। याद रहेगा। एक चीज़ देखो, ये इतना याद रखो जो मैंने पुरानी क्लास में डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ ताकि अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो मैं काम करने वाला हूँ, ठीक। दूसरी चीज़ देखो, एक और मैंने वहाँ पे एंगल का फॉर्मूला बताया था, मैं उसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि अब तुम्हें समझ में आए लेक्चर, ठीक। देखो कभी भी बेटा दो लाइंस हैं, ध्यान रखिएगा, दो लाइंस हैं, दोनों के डायरेक्शन रेशोज यदि मुझे पता हो, डायरेक्शन रेशोज, पहले वाले का डायरेक्शन रेशोज क्या है, a1 b1 c1 बोल दें बेटा। a b c से जनरली हम लोग डायरेक्शन रेशोज को बताते हैं और l m n से डायरेक्शन कोसाइंस को। तो अभी याद रखना, फिलहाल हमने बोला कि मान लीजिए इस लाइन का डायरेक्शन रेशोज क्या है, a b c, इस लाइन का डायरेक्शन रेशोज क्या है, सॉरी a1, तो ये a2 b2 एंड c2, इसको a1 b1 c1 बोला है, a2 b2 c2, क्लियर है। अब सुनिए, इनके बीच में यदि कभी एंगल निकालना होता है थीटा, तो हमने बकायदा फॉर्मूला आपको बताया था और फिर कंडीशंस भी निकाल के लाए थे। अभी याद रखो, डायरेक्ट कभी भी दो लाइंस पता है, उनके डायरेक्शन रेशोज पता है, उनके बीच में जो एंगल बनता है ना उसको हम निकालते थे कॉस थीटा के फॉर्मूले से, और कॉस थीटा इक्वल टू आता है, हमेशा याद रखना क्या, a1 a2, ये आपस में मल्टीप्लाई होता है बेटा, a1 a2 प्लस b1 वाला b2 से, तो b1 b2 प्लस c1 c2, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और अपॉन में अंडर रूट में आएगा इनका स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1, और दूसरा आएगा इनका स्क्वायर, मतलब a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। आ गया। तो ये a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट में, और अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये हमारे
एंगल का फॉर्मूला निकल के आता था, कभी भी दो लाइंस दिए हैं। और बेटा मैं आपसे हमेशा सजेस्ट करता हूँ, जब मैंने वो टॉपिक पढ़ाया, तुम लोग जिन्होंने नहीं देखा अभी देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने 10 बार बोला है ये चीज़। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि कभी भी दो लाइंस पता है, उनके डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो मैं एंगल इससे निकाल सकता हूँ। और इसी चीज़ को पता है, मैं यहाँ पे 3D में 4 जगह लेकर के जाऊँगा जहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और इसी चीज़ को जब मैं वेक्टर में कन्वर्ट करूँगा तो 4 जगह, और मतलब देखा जाए तो 8 जगह ये फॉर्मूला यूज़ में आने वाला है। तो मैं यही तुम्हें सजेस्ट करता था हमेशा कि यार 8 जगह नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ एक जगह पढ़ना है, कि एक बार पढ़ लो इसको तरीके से, बार बार उसी को अप्लाई करते चलेंगे, चलेगा। अब देखो एक और चीज़, हमने ये लिखा था एक एंगल का फॉर्मूला ये बनता है। दूसरी चीज़ बोली थी हमने आपसे कि बेटा इसमें एक केस होता था, यदि थीटा 90 डिग्री हो जाए, इसका मीनिंग क्या, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो जाए। यदि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो हम बोलते थे कि थीटा 90 मतलब cos 90 की वैल्यू 0, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता था तो 0 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या निकल के आई जरा बताओ, कि यदि ये परपेंडिकुलर हैं तो a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 की वैल्यू 0 हो रही ना बेटा। देखो ना, इसको 0 किया, पूरा पार्ट इधर आके मल्टीप्लाई होकर के 0 हुआ, तो क्या निकल के आया, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल टू 0। मतलब याद रख लो फिक्स करके कि यदि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, 0। ये फर्स्ट कंडीशन होती थी जब हम लोग बोलते थे थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब यदि मान लो थीटा 0 डिग्री है, दूसरा केस, थीटा 0 होने का मतलब समझते हो, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल, उनके बीच में 0 है। दो लाइंस यदि पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल कैसे निकलते हैं डायरेक्शन रेशियोज के लिए, कंडीशन क्या निकलती है, तो थीटा को 0 करोगे cos 0 1, तो देखा जाए तो ये पूरा इसके इधर मल्टीप्लाई होता था, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था निकाल करके कि कैसे निकालना है। तो अभी डायरेक्ट याद रखो बेटा कंडीशन को, जो कंडीशन ही डायरेक्ट यूज में आने वाली है वो क्या, यदि ये पैरेलल हो जाए ना आपस में थीटा 0, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि उनका रेशो सेम, मतलब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और ये जो कंडीशन निकल के आई ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। तो देखो बेटा सिंपल सा एक चीज़ याद रखो, दो लाइंस पता है, उनके डायरेक्शन रेशियोज पता हो, थीटा पता है ना, चलेगा। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे cos थीटा का फॉर्मूला ये आया, और थीटा की वैल्यू आपको 90 है तो दोनों का प्रोडक्ट का कंडीशन ये वाला बहुत यूज में आएगा, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल टू 0। और यदि वो पैरेलल है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्लियर है? चलो इतना सब मैं तुम्हें लास्ट क्लास में पढ़ा चुका था प्रीवियस, है ना। अब अपन इसके आगे निकलते हैं और ज़रा समझते हैं कि अब कैसे करना है। ध्यान देना, आज का मेरा पहला टॉपिक है बेटा, ध्यान से देखना। फर्स्ट टॉपिक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट ही यही मिला यहाँ पे अभी आज, कि एंगल अपन को फाइंड करना है किन के बीच में, दो प्लेन्स के बीच में। अब देखो बेटा मैं एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ तुम्हें, क्या कभी भी याद रखना, एंगल सिर्फ और सिर्फ दो लाइंस के बीच में बनता है। मैं बहुत बार बोला हूँ तुम्हें ये चीज़, जब मैंने एओडी पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहाँ पे भी हमने बोला था कि दो कर्व के बीच में नहीं होता, एक्चुअल में उनके टेंजेंट्स के बीच में होता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ भी हम क्या बोलते हैं, कभी भी दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना है तो वो प्लेन का एंगल नहीं होगा कभी भी। कैसे, देखो जैसे मैं बना के बताऊँ, ये मेरा फर्स्ट प्लेन बना, ध्यान देना यार मेरी ड्राइंग खराब है लेकिन ट्राई कर रही हूँ। देखें ये दो प्लेन हो गए बेटा मेरे पास ऐसे, ठीक। अब इसको इमेजिन कर कैसा है, ऐसा है, अरे है, चलेगा ना इस टाइप से। तो ये दोनों प्लेन्स हैं कुछ भी करवाते हो तुम, देखें अब दोनों प्लेन हैं तो चले आओ, तुमसे ज़्यादा फास्ट है मेरा इमेजिनेशन, बताए एक चीज़। अब देखें ध्यान से, ये फर्स्ट प्लेन है बेटा, फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन लिखो, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 लिख दें।
अरे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होता था ना, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 फर्स्ट प्लेन। सेकेंड वाला प्लेन है तो मैंने बोला यार a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, ये भी आ गया। अब सुनो, जैसे ये दोनों आ गए, अब आपको निकालना था एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स, है ना। तो हमने बोला कि ये दोनों प्लेन जैसे इंक्लाइंड है तो जितने एंगल पर है वो एंगल होगा उसका, हाँ या ना, हाँ ना, क्यों हंसा रहे हो? आ गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक्चुअल में कभी भी याद रखना बेटा, एंगल सिर्फ और सिर्फ लाइंस के बीच में बनता है, तो दो प्लेन के बीच का एंगल तो हम निकालते ही नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। क्या दो प्लेन के बीच का एंगल तो निकलता ही नहीं है, निकलता किसका है? उनके नॉर्मल्स के बीच का। तो प्लेन की डायरेक्शन कौन बताएगा? जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन की डायरेक्शन किसने बताई? इसके नॉर्मल ने, हाँ या ना। इस प्लेन की डायरेक्शन कौन बताएगा? ये इसका नॉर्मल है, समझ में चलेगा ना, ये नॉर्मल है। अब जरा सोचो, यदि मैं इस कंडीशन में लेकर के जाऊं तो दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल देखना, यहां से ऐसा आया, मिल रहा है? अरे एक्चुअल में ये प्लेन है बट इनके बीच में नॉर्मल में भी एंगल बन रहा है, तो ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, एक्चुअल में हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो किसका एंगल कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मल्स के बीच का। तो वो बोला जरूर जाता है कि प्लेन के बीच में एंगल है, बट बेटा वो एंगल प्लेन का नहीं होता, वो सिर्फ नॉर्मल का है। और यदि तुम्हें इतनी सी अकल आ गई ना कि वो नॉर्मल है, तो जरा सोचो अकल हो, दोनों नॉर्मल्स के डायरेक्शन रेशियोज तो देख करके रखे ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2, और नॉर्मल भी क्या है? स्ट्रेट लाइन ही तो है, मतलब दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज इनडायरेक्टली उसने दे करके रखे हैं। दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज यदि मुझे पता है तो सीधे सीधे एंगल निकलता है ना यार। ये नहीं आया? आ गया? बस मुझे इतना अकल होना चाहिए कि मैं निकाल किसके बीच में रहूं। आ गया? चलो देखो क्या लिखा जाए, देखिएगा। अब यदि इनके बीच का एंगल, भले से मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ थीटा से, बट याद रखना कि वो बना किसके बीच में? नॉर्मल्स के बीच में, है ना। तो क्या लिखेंगे जरा देखो, कॉस थीटा इक्वल्स टू, बेटा क्या फर्स्ट वाले का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज बताओ, a1 b1 c1। बेटा प्लेन से उठाना पड़ेगा, x y और z के कोफिशिएंट जो होंगे वही उनके डायरेक्शन रेशियोज हैं, और दूसरे वाले में से भी जो x y और z के कोफिशिएंट्स हैं वो उनके डायरेक्शन रेशियोज हैं। मतलब यदि मैं यहाँ से इसका ये नॉर्मल बनाऊँ एक ऐसा और एक इसका नॉर्मल बनाऊँ ऐसा, तो मैं इसके लिए डायरेक्शन रेशियोज लिख रहा हूँ a1 b1 c1, तो इसके हो जाएंगे a2 b2 c2। चलेगा? चलो बस दोनों के डायरेक्शन रेशियोज पता है तो उनके बीच का एंगल थीटा निकालना था। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, बोलो फॉर्मूला। यार दोनों लाइन ही तो है, डायरेक्शन रेशियोज तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और होल अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। आ गया? और बेटा हम क्या करते हैं मालूम है, इनके बीच में मॉड लगा देते हैं। क्या मॉड लिखने का मतलब क्या? देखो ये वैल्यू न्यूमेरिकली पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। यदि मैं मॉड बोल रहा हूँ तो वो सिर्फ पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब कॉस हमेशा पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब वो एंगल जो निकल के आ रहा होगा वो एक्यूट वाला होगा, क्योंकि देखो दो लाइन के बीच में जब अपन एंगल निकालते हैं ना, तो एक एक्यूट बनता है तो दूसरा ऑब्ट्यूज भी तो बनता है। जैसे ये वाला एंगल यदि थीटा है, यदि मान लो ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 150। यदि ये 120 है तो ये 60, तो एक एक्यूट तो दूसरा ऑब्ट्यूज। तो हम लोग बोल रहे हैं मॉड लगा करके निकाल रहे हैं, मतलब हम हमेशा एक्यूट वाले की बात करने जा रहे हैं अभी। आ गया? अगला देखो, जैसे ये लिखा, इसके बाद में बेटा स्पेशल कंडीशन देखो, केस 1 है ना। यदि मैं बोलूं कि प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, अब समझना, रटना नहीं बिल्कुल, परपेंडिकुलर बोला है बट हो सकता है कई बार कंडीशन बदल जाए। अब समझना मीनिंग क्या है। दोनों प्लेन यदि परपेंडिकुलर है तो समझ के देख लो ना, ये प्लेन है इसका नॉर्मल, ये दूसरा प्लेन इसका नॉर्मल। अब यदि मैं बोल रहा हूँ दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं, ये प्लेन और ये प्लेन ऐसे हो गए परपेंडिकुलर, तो क्या नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है? और यदि नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो कंडीशन लगेगी भाई, कौन सी वाली? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। बस लग गया। तो यहाँ से कंडीशन फिर से वही आया बेटा, बहुत बहुत यूज में आएगा ये कंडीशन, याद रखिएगा। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ये आया। नेक्स्ट वाला बताओ, केस 2। यदि मैं बोलूं कि यार प्लेन्स आर पैरेलल,
अब बेटा यदि बताइए दोनों पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू 0। अब दोनों पैरेलल है तो ये इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल। अब पैरेलल मतलब ये होता है ना ऐसा। अब यदि ये पैरेलल है तो क्या नॉर्मल भी पैरेलल है? हाँ है। तो लाइंस पैरेलल हैं तो कंडीशन वही लगेगी, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। लिख लीजिए a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। आया समझ? ठीक। तो बेटा ये एंगल्स निकालने का मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कभी भी दो प्लेन के बीच में वो एंगल निकालने के लिए बोलेगा तो मैं इससे निकालूंगा। और देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंगल सिर्फ और सिर्फ लाइंस के बीच में बनता है। लाइंस का एक फॉर्मूला याद रखो, इसे ही लगाना है। अगली बार हम लोग क्या करेंगे मालूम है, दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस होगी वहाँ पे निकालेंगे, फिर एक प्लेन और एक लाइन दिया जाएगा वहाँ पे निकालेंगे, और सब जगह फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे, बट थोड़ा सा चेंज आ जाएगा कहीं पे, देखेंगे जहाँ पे जो चेंज आएगा। चलेगा? एक बार इसे नोट करो तो मैं आपको आगे बताता हूँ। जल्दी करना, फास्ट। अब देखिए बेटा इसे जैसे ये बन गया ना, अब एक देखो, एक दो प्रॉब्लम्स मैं करवाता हूँ, आपको समझ में आएगा क्या है। ठीक, जैसे देखो बेटा, ध्यान देना, मैं सिंपल सा डायरेक्ट लिख करके देता हूँ क्वेश्चंस। देखो बेटा, मान लीजिए एक प्लेन दिया मैंने x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन दिया मैंने 2x माइनस वाई माइनस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0। बेटा सबसे पहले मैंने बोला इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करके दो मुझे। अब इनके बीच का एंगल निकालना है, दोनों प्लेन्स हैं। अच्छा, यदि वो प्लेन नहीं भी बोलता है तो भी मुझे पता होनी चाहिए कि प्लेन है, लाइन की इक्वेशन देख करके, मतलब इक्वेशन देख करके ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 वाला फॉर्मेट है। अब सुनो, ध्यान देना, यदि तुम्हें इसका नॉर्मल निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करें, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज आपको डायरेक्ट दिखते हैं बेटा। जो फर्स्ट वाला है का नॉर्मल है, फर्स्ट का नॉर्मल क्या निकलेगा, उनके x, y और z के कोफिशिएंट्स। तो क्या कोफिशिएंट है इसका, 1। तो मैंने बोला सर 1, इधर से -1 और इधर से 2। ये पहली वाली लाइन के आ गए, पहले नॉर्मल के। दूसरे वाले नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ रहे हैं, सेकेंड वाले के, तो मैं बोलता हूँ 2, -1 और -3, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब अपन को निकालना है एंगल। एंगल पूछा है आपसे कि फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स। अब यदि इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल निकालने के लिए दे रहा तो मैं सीधे सीधे फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, cos थीटा इक्वल्स टू, देखो ये लिखा हुआ है। यदि डायरेक्शन रेशियोज पता है दोनों के तो मैं क्या लिखता हूँ, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट वाला, है ना, लिख दें डायरेक्ट। बताओ, ये a1 b1 c1 है और ये a2 b2 c2, तो करें मल्टीप्लाई, a1 इंटू a2 तो 1 इंटू 2 प्लस b1 b2 तो -1 इंटू -1 प्लस c1 c2 तो 2 इंटू -3 अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर तो 1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर तो -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आ गया। और दूसरा आएगा a2 b2 और c2 वाले का, तो 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। चलिए बेटा सॉल्व करिए, ये बनेगा 2, ये -1 और ये -6 अपॉन में क्या आया बेटा, 4 + 1 5 + 1 6 तो अंडर रूट 6, और 4 + 1 5 और 9 14 तो रूट 14। और मॉड लगेगा, जो हम लोग बोलते हैं, मॉड लगा करके सॉल्व करोगे तो कितना आया बेटा आंसर, बोलिए। 7 में से ये तो 5 है ना, -5 है, बट मॉड के बाद बेटा माइनस +1 हो गया, सॉरी, तो ये 3 हो गया होगा ना, तो 3 - 6 तो मतलब -3 मतलब 3 आ गया मॉड में, और अपॉन में आया √6 इंटू रूट 14। चलेगा? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अरे चाहो तो तोड़ सकता हूँ उनको, मतलब नहीं है। अब सुनो भैया, इतना आ गया ना, ये आपके लिए किसकी वैल्यू आई, cos थीटा। तो उनके बीच का एंगल कितना निकल के आया, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 3/√6 इंटू रूट 14। अब जो भी है वो सॉल्व करके निकलेगा तो आंसर मिलेगा, और यही मेरा आंसर है। मैं यहीं पे छोड़ने वाला हूँ, बाकी काम उसका है, ठीक है। तो दो प्लेन्स के बीच में यदि उसने मुझे बोला कि यार दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकाल के बताओ, ध्यान देना बेटा, दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकाल के बताओ, तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, दोनों प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज उठाने हैं और उनके डायरेक्शन रेशियोज उठा करके अपन को आंसर लिख देना है। क्लियर हो गया? अगला देखो,
जैसे ही अपने पास ये एंगल निकल के आया, अगला काम क्या है, एक और प्रॉब्लम देखो। ये फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने बताया जहाँ पर वो डायरेक्ट एंगल निकलवाएगा, ठीक। अब इसी में बदल बदल के 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं नहीं करवा रहा, एक करवा दिया बहुत है, ठीक। अगला देखो, दूसरा सिंपल वाला फॉर्मेट बनता है एक और, क्या वो आपसे ऐसा देगा यार 2x - 3y + 4z + 5 = 0। ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है x + y + λz - 3 = 0 के। अब वो आपसे ऐसा बोलता है कि ये जो प्लेन है वो दूसरे वाले प्लेन के परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो बताओ मुझे फाइंड लैम्डा। आया समझ? आपको लैम्डा की वैल्यू निकाल के बतानी है। अब यदि दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो अपन लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालें? तो हमने बोला दो प्लेन परपेंडिकुलर होते तो कंडीशन क्या लगती है सर, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 होता है ये। चलो यदि ये हो रहा है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, चलेगा ना? तो बेटा इसमें कंडीशन लगाइए ना, 2 × यहाँ से 1 डायरेक्ट आ जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे 2, ये b1 है ये b2 है तो 1, तो -3, और ये 4 × लैम्डा, तो 4 लैम्डा = 0। क्या आ जाएगा बोलो? 4 लैम्डा = -1, लैम्डा = -1/4। ये आपका आंसर है, ठीक। तो ये दूसरा प्रॉब्लम ऐसा आता है जिसमें वो आपको दोनों प्लेन दे देगा, कोई एक कांस्टेंट डाल देगा, बोलेगा कांस्टेंट की वैल्यू निकालो यदि दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो। इजीली निकल के आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, चलेगा। चलो इतना एक बार जल्दी से नोट कर लो, तो मैं आपको एक और प्रॉब्लम करके बताता हूँ जिसमें अपन इस इफेक्ट को और लेकर के आता है। जितने भी टाइप के होते हैं मैं सारे बता देता हूँ एक एक करके। बेटा इसको +1 कर लेना, -1 उधर ट्रांसफर हुआ तो ये +1 हो गया होगा, तो लैम्डा की वैल्यू 1/4। अब देखो, अब नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे आते हैं, ध्यान से समझना। चल अब देखो, अभी अपन ने क्या दिया, डायरेक्ट आपने एंगल निकाला है, दोनों प्लेन दिए हुए थे, एंगल निकाला, दूसरे वाले में कंडीशन थी लैम्डा निकाला। अगला देखो, मान लीजिए उसने आपसे ऐसा बोला है यार एक प्लेन की, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक प्लेन है, सुनो 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 सुनो, बाकायदा इक्वेशन अपन को लेना पड़ेगा कुछ पॉइंट से ताकि इक्वेशन अच्छी आ जाए। एक प्लेन दिया हुआ है बेटा, और उसके लिए सुनना, हाँ ये प्लेन 1, 1, -1 से पास हो रहा है। ध्यान देना, एक प्लेन है जो 1, 1, -1 से पास हो रहा है, और किसी दो प्लेन है, कोई और दो प्लेन है कहीं पे भी, मान लीजिए यहाँ पर एक प्लेन है ऐसा, चलेगा। एक दूसरा प्लेन मैंने बोला यहाँ कहीं होगा, ठीक। अब सुनो, ये जो दोनों प्लेन है ना वो कैसे बनाए मैंने, परपेंडिकुलर है इस वाले प्लेन के, तो ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये वाला प्लेन भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और वो दोनों प्लेन की इक्वेशन उसने मुझे दी है। क्या दी है देख लो, फर्स्ट वाले प्लेन की इक्वेशन है बेटा x + 2y + 3z - 7 = 0। जो दूसरा प्लेन है वो दिया हुआ है 2x - 3y, 2x - 3y + 4z = 0, ठीक। अब जरा सुनो मेरी बात ध्यान से, आपसे पूछा इस प्लेन की इक्वेशन बताओ, इसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, ठीक। अब ध्यान से पूरा प्रॉब्लम एक बार ध्यान से सुन लो, एक बार अपन प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं कैसे, और आते हैं ये सारे। आपसे बोलता है कि बेटा एक प्लेन है जो किसी एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा है, और बाकी के दो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उस प्लेन की इक्वेशन निकाल के दो, ठीक। अब मैंने उसी चीज़ को ड्रॉ करके बना करके बता दिया आपको। अब जरा देखो करना क्या, मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ के लिए, कभी भी प्लेन में एक भी पॉइंट बताओ तो सबसे पहले 1 पॉइंट फॉर्म लगा दो, मतलब कुछ तो इक्वेशन लिखे हम। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुना, सबसे पहली बात दिक्कत ये आएगी सर इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज नहीं पता मुझे,
तो अपन क्या करें, थोड़ी देर के लिए इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या मान लें, ए बी सी। मैंने बोला मान लो बेटा इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज मेरे लिए ए बी एंड सी हैं। आ गया बेटा, ए बी सी यदि डायरेक्शन रेशियोज है तो बताओ मुझे इक्वेशन क्या आएगी, 1 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग जो यहाँ लिखने वाले हैं ना वो बनेगा ए एक्स माइनस एक्स1, एक्स1 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस बी वाई माइनस वाई1 प्लस सी जेड माइनस जेड1, तो जेड प्लस 1 हो गया होगा, और ये इक्वल टू में क्या आ गया 0। ठीक, आपके पास ये इक्वेशन आ गया, तो जो फर्स्ट इक्वेशन निकल के आया ना ये मेरा फाइनल इक्वेशन है, मेरा यही मेरा आंसर हो गया। दिक्कत कहाँ है, ए बी सी में। अब ये ए बी सी को लाने के लिए अपन को कुछ ना कुछ कंडीशंस लगानी है। आ गया, अब देखो, अब मैं वो कंडीशंस डायरेक्ट लगाता हूँ, किसी तरीके से ए बी सी लाएंगे और आंसर आ जाएगा। पहला देखो कंडीशन क्या बोला यार, ये जो प्लेन है ना वो इसके परपेंडिकुलर है, तो मुझे बताओ दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, मैंने अभी बोला था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। कर दो ना सीधा, इसके ए बी सी हैं और इसके क्या है 1 2 एंड 3 तो a1 a2 तो क्या निकलेगा 1a प्लस b1 b2 तो 2b प्लस c1 c2 तो 3c, और ये इक्वल टू में क्या आएगा 0। आ गया, एक कंडीशन ये बनी। दूसरी कंडीशन सोचो, यही वाला प्लेन इसके भी परपेंडिकुलर है, तो यहां पर भी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 लगेगा, है ना, लगाओ ना। तो ये कौन है 2 और ये a, तो मैं क्या लिखूंगा 2a प्लस माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू 0। आया, तो बेटा वही किया। अच्छा बताओ एक बार सुनो, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जो रटते हैं ना, देखते हैं इधर उधर से उठा करके लिख, उनको क्या लगता है मालूम है कि ये जो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या ना, तो उनको ऐसा लगता है सेटिस्फाई करा सर, x के प्लेस पे a रख दिया, y के प्लेस पे b रख दिया और z के प्लेस पे c रख दिया, कंडीशन वही निकल के आ रही, और फिर वो इसमें चक्कर खा जाते हैं कि भाई ये -7 कहाँ गया, नहीं समझ में आया, है ना। तो भाई वहाँ पे कोई भी सेटिस्फेक्शन वाला चीज़ है ही नहीं, मतलब आपने वहाँ पे कोई सेटिस्फाई करवाया ही नहीं है, आपने क्या किया सिर्फ और सिर्फ कंडीशन लगाई है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। आ गया, चलो आओ देखो, जैसे ये दोनों इक्वेशंस बनी बेटा, अगला काम क्या है, अगला टारगेट क्या है मेरा। अब देखो नॉर्मल सा पिक्चर होता था तो हम लोग क्या बोलते थे कि यार 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए तब जा करके सॉल्व होता है। यहाँ पर ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये प्रोपोर्शनल टर्म्स होती हैं, 2 इक्वेशन से मेरा काम चलता है। मतलब हाँ, यदि ये ए बी सी में 2 इक्वेशंस आ गई ना, इनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो, जो हम लगाते थे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ जाएगा। लिखो क्या लिखेंगे, बोलो a के अपॉन में क्या आएगा, अरे इसको हाइड किया, ठीक, कैसे करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सबको आता है, a वाला हाइड किया, मैं एक बार लिख देता हूँ पूरा, तो b और c के कोफिशिएंट्स लिख दो, तो कितना आएगा 2 3 -3 एंड 4। फिर हमने लिखा b के अपॉन में, b को हाइड किया तो a और c के लिखे तो 1 और 3, इधर से क्या आएगा 2 और 4, और फिर इक्वल टू में क्या आएगा c, और c के अपॉन में क्या आएगा, इसको हाइड किया तो 1 2 और 2 और -3। आ गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे ये हो जाता है ना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कैसे करते थे, एक तरीका ये होता था जिसमें हम -b लिखते हैं, मत लिखो, मैं सिंपल तरीका बोल रहा हूँ, आप सीधे सबसे पहले इधर से मल्टीप्लाई करा टॉप, तो क्या निकल के आएगा, देखो ऐसा लिखते थे बेटा 2 × 4 कितना होता है 8, फिर हम हमारा माइनस साइन लगाते हैं और फिर नीचे से मल्टीप्लाई करते थे, जो सिंपल सा डिटर्मिनेंट में भी करते हो 2 × 2 के, तो क्या हो जाएगा -9, तो ये माइनस साइन था ही और ये -9 यहाँ से आ गया, इक्वल्स टू b। बेटा b के अपॉन में अब ध्यान रख लेना, यदि आपने माइनस नहीं लगाया है, अब आपको पहले नीचे से मल्टीप्लाई करना है देन माइनस करना है, तो इधर क्यों क्या हो जाएगा 2 × 3 6 -4 1 × 4, और लास्ट वाला आ जाएगा c के अपॉन में बेटा वापस से ऊपर से मल्टीप्लाई, मतलब अल्टरनेट चल रहा है यार, ऊपर से पहले मल्टीप्लाई किया फिर नीचे से किया फिर ऊपर से, तो क्या आ जाएगा ये बताओ -3 फिर माइनस साइन 2 × 2 4। अब इस पूरे को क्या कर देना, इक्वल टू में एक कांस्टेंट ले लेना k, ठीक। अब जैसे हमने एक कांस्टेंट k लिया, अब जरा सॉल्व करो, क्या फर्स्ट वाला इस k के इक्वल होगा, हाँ सब आपस में इक्वल है ना,
सेकेंड वाला भी है, थर्ड वाला भी है। कैसे लिखेंगे बोलो? ए की वैल्यू कितनी आ गई होगी बताओ? 17। यहाँ से a/17 इक्वल टू k, तो 17 k। b की वैल्यू बोलो 6 - 4 तो 2, तो उधर जाएगा तो 2k। और c की वैल्यू -7k। आपको तीनों चीज़ें आ गई और किसके टर्म्स में आई? k के टर्म्स में। अब मुझे आंसर लिखना है फाइनल वाला। फाइनल आंसर मुझे देगा ये इक्वेशन। इसी में तो दिक्कत आ रही थी मुझे ABC रखने की। रख दें a के प्लेस पे वैल्यू कितनी आ रही है? तो मैंने लिखा 17k इंटू x - 1 आ गया। अगला बोलो 2k है b के प्लेस पे, तो प्लस 2k इंटू वाई -1। और c के प्लेस पे -7k है, तो -7k इंटू z प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। k से डिवाइड कर देना और सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। k को डिवाइड किया तो 17 इधर जाएगा, 17x - 17 प्लस 2 से ये 2y - 2 -7z -7 इक्वल टू 0। तो कितना आया बेटा इक्वेशन आपके पास? 17x प्लस 2y -7z। और नंबर में कितना हो गया होगा? 17 और 17 24 और 2 26, तो -26 इक्वल टू 0। और ये आपका फाइनल रिजल्ट है। चलेगा? तो देखो प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मतलब आपके पास यदि 1 पॉइंट फॉर्म है, एक पॉइंट पता है, पॉइंट ले लो, निकल आएगा। अच्छा कई बार क्या देता मालूम? जैसे अभी मैंने बोला इसके लिए, ज़रूरी नहीं ना हर बार ऐसा हो। कभी बार बोल देगा कि एक प्लेन है जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है और किसी एक प्लेन के परपेंडिकुलर मान लो इसके। तो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो एक पॉइंट जो दिया उससे 1 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिख लिया। अब दूसरा वाला पॉइंट भी यदि उस प्लेन पर है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो दूसरे वाले पॉइंट को x, y और z की जगह पे रखेंगे तो एक इक्वेशन निकल आएगी ऐसी कुछ। और दूसरी कंडीशन कौन दे देगा? कि वो प्लेन इसके परपेंडिकुलर था, तो ये कंडीशन से निकल के आ जाएगा ये वाला इक्वेशन। जैसे ही 2 इक्वेशंस आई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। अभी क्लियर हुआ सबको? ठीक, एक बार जल्दी से नोट करो तो फिर मैं अगला प्रॉब्लम और बताता हूँ। देखो बेटा, अब देखो एक प्रॉब्लम और देख लो, आपको वो केस भी समझ में आ जाए, ताकि कभी आ जाए तो मुझे गालियां ना दो। देखो सुनना बेटा, देखना एक चीज। यदि मान लीजिए मैंने बोला आपसे, फिर से वही वाली बात बोल रहा हूँ, जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, यहाँ तक दे दिया मैंने। अब उसके बाद क्या बोल रहा हूँ ये देखो, ध्यान देना बेटा। इस प्लेन के पैरेलल एक और प्लेन है ये। अब सुन, इस प्लेन के पैरेलल एक दूसरा प्लेन दिया हुआ है। इस प्लेन की इक्वेशन उसने मुझे दी है यहाँ से 3x - 4y + 5z - 17 इक्वल टू 0। आगे अब बताओ, आपसे वो पूछ रहा है फिर से ये प्लेन की इक्वेशन बताओ। मतलब प्लेन में एक पॉइंट दिया हुआ है और दूसरा बोला कि इस प्लेन के पैरेलल है। आए समझ? परपेंडिकुलर नहीं बोला, और एक ही कंडीशन देगा, वो दूसरा प्लेन भी नहीं बोलता कि और कोई भी है जिसके भी पैरेलल है। तो मुझे बताओ कैसे निकलेगा? तो सबसे पहला काम क्या, 1 पॉइंट फॉर्म है, इक्वेशन तो लिख ही देते हैं कम से कम। तो 1 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिखेंगे तो सबसे पहले तो हमने इसके डायरेक्शन रेशोज ABC मान लिए। चलो जैसे ही माना, इक्वेशन क्या लिखोगे? a x - x1 + b y - y1 + c z - z1 इक्वल टू 0 हो गया। चलो ABC पे अटके। अरे ABC अब चाहिए ना। अब ABC का तरीका क्या मालूम? देखो इसका जो नॉर्मल है और इसका जो नॉर्मल आएगा, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज बताओ ना क्या आ रहे हैं नॉर्मल के। यहाँ 3 - 4 and 5। और बताओ यदि ये दोनों पैरेलल हैं, नॉर्मल भी पैरेलल है तो प्लेन भी पैरेलल है, तो कंडीशन होती थी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 प्रोपोर्शनल। हाँ सुनो तो जरा, यहाँ लिखने जाऊंगा तो A1 कौन है? A/A2 कौन है? 3। B1 कौन है? B/B2 कौन है? -4। C1 कौन है? C। और यहाँ क्या है? 5। आ गया? प्रोपोर्शनल है। तो ये कंडीशन निकली। इक्वल टू मैं बोल दूं एक कांस्टेंट K। बोलो तो जरा A क्या आया? 3K। B
-4k c 5k निकल के आया। अब जरा बताओ जरा, ए बी सी यदि आ गए तुम्हारे पास, यहाँ से रख दें इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो, ए के प्लेस पे रखोगे तो क्या आएगा 3k x -1 -4k y -1 प्लस 5k z+1 इक्वल टू 0। बेटा k से डिवाइड होगा, k डिवाइड करो तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x - 3 -4y + 4, सिंपल कैलकुलेशन है यार, 5z + 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन आया 3x - 4y + 5z और ये हो गया होगा 9 - 6 9 - 3 तो 6 आगे। तो ये आपका इक्वेशन है फाइनल वाला आया। और जरा बताऊँ एक चीज़, सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे अभी मैंने लिखा ना a1/a2 b1/b2 c1/c2 फिर k बोला, k निकाला उसमें, आप यहाँ पर प्लेन में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, प्लेन और लाइन में। यदि आपको पता है कि इसके पैरेलल है तो सीधे उसके डायरेक्शन रेशोज ही आप 3 -4 और 5 लिख लो। क्यों? क्योंकि भले से हम k भी लिख रहे हैं तो k से भी तो डिवाइड ही कर रहे हैं ना, लास्ट में तो वो खत्म ही हो रहा है। तो आप चाहो ना तो डायरेक्ट जैसे ही वो प्लेन दिया ना तो मैं इतना बनाता भी नहीं, कुछ करता भी नहीं, मैं सीधे बोलता कि ABC मिल गया यार 3 -4 और 5, तो सीधे ही लिख दोगे ना आप 3 -4 और 5 इसके प्लेस पे, और ये इक्वेशन था, सीधे सॉल्व होकर के आंसर आ जाएगा एक लाइन में। नहीं है आ गया? तो ये मेरा इसका कॉन्सेप्ट था, क्लियर है? चलो इसे भी एक नोट करके रख लो। मैं हर टाइप के एक एक प्रॉब्लम करवाते चल रहा हूँ। अब मैं अगला वाला फॉर्मेट समझाता हूँ आपको, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब है ना, देखो ये इस टाइप के मैंने आपको प्रॉब्लम्स बता दिए। और सुनो मेरी बात, एक चीज़, जो हमने कंडीशंस यहाँ पे लगाई ना जिस टाइप की, ये आगे भी आने वाली है। मतलब आगे भी जो हम फॉर्मेट देखने वाले हैं ना, उसमें फिर से बार बार ये चीज़ें आएंगी कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। मतलब परपेंडिकुलर पैरेलल वाली कंडीशन तो बहुत चलती है और पैरेलल वाली कंडीशन कम चलती है, परपेंडिकुलर वाला तो भर भर के है। मतलब हर दूसरे प्रॉब्लम में तुम्हें मिल जाएगा। तो थोड़ा सा इसीलिए मैंने आपसे स्पेशली फोकस करके बोला था कि ध्यान रखो किस पे, कि a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इक्वल टू 0 कब होगा, जब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर। अब देखो एक अगला फॉर्मेट देखना, छोटा सा फॉर्मेट कवर करते हैं, फिर अगला वाला अच्छे से करेंगे। वो है नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। अब देखो बेटा, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है प्लेन का, वो ध्यान से देखना, समझना सब लोग है ना। बेटा नॉर्मल फॉर्म हम किसको बोल रहे हैं? हमने बोला यदि मान लीजिए मुझे एक प्लेन दिया हुआ है, ध्यान से देखना सब लोग, क्या गिवन होगा और क्या इक्वेशन लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको याद रखना है। बेटा प्लेन दिया हुआ है, मान लीजिए मैंने बोला यहाँ ओरिजिन है O, ठीक, ये ओरिजिन है। अब हमने क्या बोला, ओरिजिन से प्लेन पर यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो बेटा ओरिजिन से मैंने प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया ना, इसकी लेंथ मैंने आपको बता दी है कि वो लेंथ कितनी है, P है ना। तो P यहाँ पे क्या बता रहा है बेटा, ये बता रहा होगा आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। स्पेशली ध्यान रखना, नॉर्मल फॉर्म में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से है। वो कोई दूसरा पॉइंट भी हो सकता है, बट दूसरा पॉइंट जब भी होगा ना तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी आएगा, हम निकाल के भी लाएंगे। लेकिन इस फॉर्मेट में तो याद रखना कि जो P है वो कौन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा दूसरी चीज़, एक चीज़ बताओ, यदि तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो जो प्लेन के परपेंडिकुलर है वही तो नॉर्मल है, और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज अभी तक हम लिखते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ नहीं, नॉर्मल फॉर्म में डायरेक्शन रेशोज नहीं, इनके डायरेक्शन कोसाइंस पता होते हैं, LMN। आपको क्या पता रहेंगे, इनके डायरेक्शन कोसाइंस। अभी तक जो हमने देखे सब में डायरेक्शन रेशोज पता थे, बट अब ये जो फॉर्मेट है इसमें डायरेक्शन कोसाइन पता है। तो क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, LMN जो है ये क्या है बेटा, ये है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन। चलेगा? मतलब LMN हमने किसको बोला है, LMN हमने किसको बोला है, डायरेक्शन कोसाइंस को। मतलब जब भी हम नॉर्मल फॉर्म लिखने के लिए जाएंगे ना तो हमें डायरेक्शन कोसाइन की जरूरत पड़ेगी, और जनरल फॉर्म में जा रहे हो तो डायरेक्शन रेशो से काम चल जाता है।
तो मैंने बोला चल भाई अब इस समय बताओ मुझे फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, ठीक है। तो आपको क्या क्या गिवन है, LMN नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस, अच्छा या तो उसको नॉर्मल बोल लो या बोल दो कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसके डायरेक्शन कोसाइंस, बात एक ही है। और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो P पता है। उस कंडीशन में हम लोग इक्वेशन क्या लिखते हैं, यहाँ पे बेटा देखिएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमारा आता है वो होता है LX प्लस MY प्लस NZ। याद रखना अभी तक हम क्या लिखते थे, AX प्लस BY प्लस CZ। तो यहाँ LMN है तो हम लिखेंगे LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टू P, इक्वल टू में P आता है, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P। और ये जो है ना ये मेरा मेन फॉर्मेट होता है जो हमको क्या बताएगा, उसका नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म की ये इक्वेशन आप बिल्कुल दिमाग में फिट करके रख लो। अभी समझना, मैं समझाता हूँ अच्छे से, ध्यान से देखते चलना। तो हमने क्या लिखा, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P, ये मेरा क्या है, इसका नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है? अब जरा समझना, आपसे फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम कैसा देता मालूम है, वो आपको है ना प्लेन की इक्वेशन देगा जनरल फॉर्म में और बोलता है कि उसको कन्वर्ट करो नॉर्मल फॉर्म में। मतलब जनरल फॉर्म में इक्वेशन दे करके वो उसमें कन्वर्ट किस में करवाना चाहेगा मुझसे, नॉर्मल फॉर्म में। अब जरा देखना कन्वर्ट करने का तरीका क्या है। यदि जिन्होंने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था 11th क्लास में, वही चीज़ हम यहाँ भी करने वाले हैं, बट थोड़ा दिमाग लगा के। क्या, यदि मान लीजिए बेटा मैंने बोला जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन आपको मैं दे दूं AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है, ABC कौन है, डायरेक्शन रेशोस है। आपको ऐसा कुछ प्लेन का इक्वेशन उसने दिया, कन्वर्ट किस में करना है, इसमें LMN। अब उनको लॉजिक क्या लगाना मालूम, ध्यान से देखना बेटा, फॉर्मेट जैसा होता है वैसा बदलना है। मतलब XYZ वाले एक तरफ और कांस्टेंट वाला एक तरफ लाना है, हाँ है ना। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जो P है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। यदि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है मतलब वो चीज़ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बस इस लॉजिक को लेकर के चलना कि एक तो कांस्टेंट वाला जो टर्म है उसको एक तरफ लिखना है और उसको पॉजिटिव बना के रखना है क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि यहाँ पे नोटिस करने जाओ तो बताओ X, Y और Z वाले पार्ट तो LMN बना के देंगे, P कौन बना के देगा, D। तो मुझे D को सबसे पहले एक तरफ ले जाना है, या तो LHS में रख लूँ या RHS में ले जाऊँ, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मान ली बेटा यहाँ -3 है तो मैं उसको इधर ट्रांसफर करके +3 कर दूंगा, हाँ या ना, नहीं है। यदि वो 5 है तो यहीं रख लूँगा, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दूंगा। आया समझ? तो देखो अब मैं कैसे कर रहा हूँ, मान लीजिए ये D मेरे लिए पॉजिटिव है, अभी क्या करूँ, D को इधर रखता हूँ, बाकी सबको इधर। पहला स्टेप तो करें, अरे आ गया। तो क्या करेंगे बताओ, ये उधर जाएगा तो सब कैसे हो गए होंगे, नेगेटिव। -AX -BY -CZ इक्वल टू D हो गया। अरे -AX -BY -CZ इक्वल टू D। अब काम क्या करना मालूम, देखो ABC थे ना, √(a² + b² + c², मतलब तीनों के जो कोफिशिएंट्स के स्क्वायर आ रहे हैं ना, अरे हाँ, तो √(a² + √(b² + b² + c² से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। आया? तो देखो जैसे मैं दोनों तरफ डिवाइड करूंगा तो इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा, ये बनेगा माइनस और यहाँ बना √(a² + b² + c² इंटू x। यहाँ पे लिखा तो -b, इसके अपॉन में भी √(a² + b² + c² इंटू y, और -c के अपॉन में भी √(a² + b² + c² इंटू z इक्वल टू, इधर भी क्या इफेक्ट खत्म हो गया सबका, हो गया ना। अब दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो इफेक्ट भी गया। अब मैं बोलता हूं कि अब कंपेयर कर लो। अब x के साथ जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा कौन हो रहा होगा, L। और यदि तुम्हें याद है, जिन्होंने पहले लेक्चर्स अटेंड करे हैं उनकी बात कर रहा हूं, a अपॉन √(a² + b² + c² ही तो डायरेक्शन को साइन होता है, याद है। b अपॉन में √(a² + b² + c² डायरेक्शन को साइन होता है। इसीलिए हमने क्या किया था कि तीनों के स्क्वायर से रूट लेकर के उससे डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। तो ये अपने आप में क्या बन गया होगा, L। आ गया? तो बेटा यहाँ से बताओ, कंपेयर करने जाओगे तो डायरेक्शन को साइन की वैल्यू क्या आई, L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वाई का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या बताता है, एम, जो डायरेक्शन कोसाइन का एम है, तो वो एम इक्वल टू क्या निकलेगा, माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इक्वल टू निकलेगा माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आ गया, चलेगा ना? अरे हाँ या ना? ठीक, तो ये मेरे लिए मेन एल एम एन की वैल्यूज़ आ गई और एल एम एन की वैल्यूज़ आ गई, तो ये मेरा डायरेक्शन फॉर्मेट आ गया। और यहाँ से पी क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आ गया, चलेगा? तो ये मेरा होता है कौन, नॉर्मल फॉर्म। तो कभी भी अपन को प्लेन की इक्वेशन कोई दे दे और बोले कि उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आपको अप्रोच यही रखना है। जैसे देखो, मैं एक प्रॉब्लम लेकर बताता हूँ। कभी मान ले मैंने बोला x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया, ठीक, मैंने बोला ये जनरल फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करो किस में, नॉर्मल में। पहला काम क्या करें, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाओ पॉजिटिव बना के, तो माइनस है तो उधर ले जाते प्लस हो जाएगा, तो मैं ले गया इधर x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। डिवाइड किससे करोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए कौन है, 1, बी माइनस 1, सी 1, तो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो रूट 3। तो रूट 3 से आपने इधर भी डिवाइड कर दिया सबको, 1 बाई रूट 3x माइनस 1 बाई रूट 3y प्लस 1 बाई रूट 3z इक्वल टू 1 बाई रूट 3। अब ये बन गया ना बेटा, ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 बाई रूट 3। कोई पूछता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताओ, तो वो कितना आ जाएगा, 1 बाई रूट 3। और जिन लोगों ने पढ़ा है उनको मालूम है एक चीज़, मैं लिख नहीं रहा इसलिए, जो L होता था उसे आप कॉज अल्फा बोलते थे, एक्स एक्सिस के साथ है, तो कॉज अल्फा इक्वल टू 1 बाई रूट 3, तो अल्फा इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 बाई रूट 3। आपको एक्स एक्सिस का एंगल मिल गया। जिनको पता है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लोगे आप। कॉस बीटा माइनस 1 बाई रूट 3, वहाँ से निकालोगे तो वो एंगल निकल आएगा। कॉस गामा 1 बाई रूट 3, तो वहाँ से एंगल निकल के आ जाएगा। तो इस चीज़ में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो कई बार यदि वो बोलता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालो, इस पे चले जाएंगे, या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालने के लिए मेरे पास दूसरा फॉर्मूला भी आने वाला है, उसे तो बहुत इजीली निकालेंगे। बट यदि कोई बोल ही रहा है स्पेशली कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर, तो फिर अप्रोच आना चाहिए। चलेगा बेटा? तो ये मेरा यहाँ का ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन क्या था, मैंने समझा दिया, एक प्रॉब्लम बता दिया, काफ़ी है। इसके अलावा अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक। इसको नोट करो। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में उसको रिकॉर्ड करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, और उसमें अपन क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, ठीक है। वो लेंदी जाएगा, नोट कर लो इसको।